नमस्कार बच्चों। आज आपकी इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ होने जा रही है, जो कि आपके फाउंडेशन कोर्स के द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि इंग्लिश होता है, उसमें प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष तीनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद रहेगी। मैं आनंद नामदेव आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जिसके चलते हुए हमारे पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से भी एक अपील करना चाहूँगा कि लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें एवं घर पर रहें और सुरक्षित रहें। इसके बाद मैं जनरल इंग्लिश में या इंग्लिश ग्रामर में आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उसकी बात करते हैं। उस टॉपिक का नाम है वॉइस। वॉइस मीन्स वैसे आवाज़ होती है। वॉइस एक जो टॉपिक है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। यह टॉपिक हमको शुरुआती कक्षाओं से पढ़ाया जाता है और जो कि शुरुआत से लेकर हमें फाइनल कक्षाओं तक एवं कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काफ़ी ही पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। वॉइस मीन्स वाक्य। वाक्य जो है वो दो प्रकार से तो होता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव जो वाक्य होता है वह उसको हम हिंदी में कर्ता प्रधान वाक्य कहते हैं, जबकि पैसिव जो होता है उसको हम कर्म प्रधान वाक्य कहते हैं। ये दो अलग अलग वाक्य हैं, जिसमें एक्टिव में कर्ता प्रधान का मतलब है कि यहाँ पर क्रिया करने वाला कर्ता होता है, जबकि यहाँ पर क्रिया को करने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से पता नहीं होता है। जैसे हम इसको एक उदाहरण से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आपको दो सेंटेंस बोलता हूँ, आई अरेस्टेड एंड आई वॉज अरेस्टेड। पहला जो वाक्यांश है आई अरेस्टेड का मीन्स होता है आई अरेस्टेड का मतलब होता है मैंने गिरफ्तार किया, बल्कि पैसिव वॉइस में आई वॉज अरेस्टेड का मतलब है मुझे गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ ये बात स्पष्ट होती है कि पहला वाक्य जो है आई अरेस्टेड, यहाँ पर अरेस्ट जो क्रिया है उसको करने वाला कर्ता जो है वो आई है, जबकि दूसरा सेंटेंस जो बोला गया था आई वॉज अरेस्टेड, यहाँ पर मुझे गिरफ्तार किया, इसमें देखिए क्रिया को करने वाला जो व्यक्ति है वो नहीं बताया गया है, या वह अभी स्पष्ट नहीं है। या हम ये भी कह सकते हैं कि आई वॉज अरेस्टेड जो सेंटेंस है, डेफिनेटली हम जानते हैं कि अरेस्ट कौन करेगा, पुलिस करेगी, तो हम इसको ऐसे बोल सकते थे आई वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। लेकिन क्रिया करने वाला जो है वो इसमें बाद में आता है। ठीक, अब हम इसको और अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको समझेंगे आगे। देखिए, एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और पैसिव में देखा जाए तो उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है। देखने में तो स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये दोनों सेम लग रहे हैं, क्योंकि एक्टिव में भी सब्जेक्ट है और पैसिव में भी सब्जेक्ट है। इधर इसमें एक्टिव में ऑब्जेक्ट है, पैसिव में भी ऑब्जेक्ट है। फ़र्क है कि पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का मुख्य प्रयोग किया जाता है। इसको हम आगे और समझते हैं कि इनको किस तरीके से, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमें अधिकतर इनको बदलना सिखाया जाता है। तो हम हमारे वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि इनकी हिंदी पर भी हम विचार करेंगे। यहाँ देखें, एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस मैंने लिखा है कि एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। तो एक्टिव का सेंटेंस हम देखें तो हम इसको पहले टेंस के माध्यम से ही पढ़ते हैं। जैसे हम टेंस में जानते हैं कि जो वाक्यांश होते हैं
कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। एक्टिव में ये 12 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पैसिव में केवल 8 प्रकार के वाक्यों को बनाया जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाने में केवल 8 प्रकार के ही वाक्य बनते हैं, जिसमें 4 प्रकार के वाक्यों को नहीं बनाया जाता है, जिसमें एक तो फ्यूचर कंटिन्यूस है और परफेक्ट कंटिन्यूस का तीनों उनको नहीं बनाया जाता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को। ओके, अब हम सीखते हैं प्रेजेंट सिंपल, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है इसको हम किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में जानते हैं। जब हम किसी चीज़ को किसी में बदलना सीखते हैं तो उससे पहले हमें ये देखना होता है कि पहले उसकी पहली मूलभूत उसके पास क्या है। तो हम यह देखें तो प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर है, जो हमें दिख रहा है सामने, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस प्लस ऑब्जेक्ट है। जो प्रेजेंट सिंपल का ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ जब हम पढ़ाते हैं तो हम ये बोलते हैं, अधिकतर हम बच्चों को समझाने के लिए भी बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाते समय आप आगे रख दीजिए और सब्जेक्ट को आप पीछे ले जाइए। और जो ऑब्जेक्ट रहता है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा है आपने, यहाँ से लेकर आपने यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया, इसको उठाकर आपने ये सब्जेक्ट रख दिया। लेकिन जब हम सेंटेंस देखते हैं तो सेंटेंस में क्या होता है वो देखिए कि ऑब्जेक्ट का जो जिसको हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं वो वास्तविकता में ऑब्जेक्ट स्वरूप में नहीं होता, जबकि वह पैसिव सब्जेक्ट होता है। यहाँ से जब हम ऑब्जेक्ट को इस स्थान पर लाते हैं सब्जेक्ट के तौर पर, तो हम इसमें केस के जरिए ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में तब्दील करते हैं। इसी प्रकार जहाँ जो सब्जेक्ट है इसको हम यहाँ लाते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो हम इस सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस से इधर लाने में हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील करते हैं, तब ये तब्दील होता है। अब हम इसको अच्छी तरीके से समझें कि सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस क्या है। तो इसको समझने के लिए हमें पहले ध्यान देना होगा हमें केस पर। तो हम केस को समझते हैं पहले। केस टेबल देखिए आप यहाँ पर कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। केस मीन्स वैसे कारक होता है ना। यहाँ हम प्रोनाउंस, कुछ प्रोनाउंस की बात करेंगे, जैसे सब्जेक्ट में केस में रखी हुई हैं, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में रखी हुई हैं और ये पॉसेसिव केस में। हमें सर्वप्रथम पैसिव वॉइस समझने के लिए हमको इन दोनों का अध्ययन करना आवश्यक है, सब्जेक्टिव केस का और ऑब्जेक्टिव केस का। देखिए सब्जेक्टिव केस मतलब आई, यदि सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में जाती है तो वो आई का क्या हो जाता है, मी। यदि ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में मी जाती है तो मी का क्या हो जाता है, आई। इसी तरीके से बी का क्या हो जाएगा, अस, और अस का क्या हो जाएगा, बी। यू का क्या है, यू, यू का क्या हो जाएगा, यू। ही का हिम का ही, सी का हर का सी, इट का इट और इट का इट, दे का देम का दे हो जाता है। अभी हमें इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, हमें पॉजिटिव केस पर ध्यान नहीं देना है। हमें मूल चीज़ सीखना है कि हम सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में किस चीज़ को किस प्रकार लेकर जाते हैं। तो हम यहाँ एक बार पुनः देखें, आई को मी में और मी को आई में, बी को अस में, अस को बी में, यू को यू में, यू को यू में, ही का हिम का ही, सी का हर का सी, इट का इट, दे का देम का दे हो जाता है। अब हम इसको अब आगे देखते हैं, इसको हमें बिल्कुल याद रखना है। अब आप इस पर दोबारा ध्यान दीजिएगा। देखिए सब्जेक्ट को मैंने यहाँ से लेकर गया, यहाँ लेकर गया, और यहाँ ऑब्जेक्ट को लेकर गया तो यहाँ लेकर गया। तो इसको हम दो सेंटेंस के जरिए समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा सी लाइक्स मी, इज दैट क्लियर। तो यहाँ देखिए सी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब लाइक जो थी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें एस का प्रयोग किया गया है। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मी, इज दैट क्लियर। अब हमसे क्या कहा गया है कि इस ऑब्जेक्ट मी जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें कहाँ रखना है, आगे लाना है। लेकिन हमने क्या बोला है कि हमें ऑब्जेक्टिव केस से उसको सब्जेक्टिव केस में तब्दील करना पड़ेगा। तो मी का क्या हो जाएगा, आई रखा हमने। फिर हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि हमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम।
तो हम आई के साथ आई के अनुसार क्या लगाएंगे, एम। फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड। फिर हमने क्या रखा है, बाय, तो बाय रखा। और हम इसको जैसा कि मैंने बोला था सब्जेक्ट को हम कहाँ ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो हम जब सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे तो सी का क्या हो जाएगा, हर। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ देखें दोबारा, सी लाइक्स मी, हम मी को आगे लेकर गए तो क्या हो गया, आई। और सी को हम ऑब्जेक्ट केस लेकर गए तो क्या हो गया था, हर। आई के हिसाब से क्या लगा, एम। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस फिर क्या आया हमारा, ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर। इनको हम आगे कई उदाहरणों से और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, एक्टिव इंटू पैसिव वॉइस। यहाँ राहुल टेक्स टी एवरी डे, ये एक्टिव में सेंटेंस है। राहुल टेक्स टी एवरी डे, राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट है, टेक्स क्या है, वर्ब में एस लगा हुआ है, टी यहाँ ऑब्जेक्ट है, एवरी डे यहाँ पर टाइम दिया गया है। अब हम क्या करते हैं कि टाइम ऑब्जेक्ट नहीं है, टाइम क्या है कि टाइम तो स्थिर रहता है। तो हम यहाँ देखें तो राहुल टेक्स टी, ये हम इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो टी को हमने आगे उठाया, तो क्योंकि टी प्रोनाउन सेक्शन में नहीं है, ये स्वतंत्र है, तो इसको ऐसा कैसा रखेंगे, टी। और राहुल जो है वो थर्ड पर्सन होता है, इसमें नाम आता है, उसको भी नहीं बदला जाता, तो हमने टी को आगे रखा, टी के हिसाब से लगाया इज। और टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। टेकन के बाद हमने लगाया बाय, और राहुल को राहुल लिखा और समय को एक जैसा लिखा। अब इसमें अर्थ भी समझिए इसको। राहुल टेक्स टी एवरी डे, इसका अर्थ था कि राहुल प्रतिदिन चाय पीता है। जबकि टी इज़ टेकन बाय राहुल एवरी डे, इसका मतलब है चाय राहुल पीता है प्रतिदिन, या प्रतिदिन चाय राहुल पीता है, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखें, वी रिस्पेक्ट हिम, ये एक्टिव दे रखा है, वी यहाँ सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चूँकि ये वर्ब जो बी लगी है तो हम वर्ब में ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता, ये आपको जब आपने ट्रांसलेशन सीखा होगा तब आपको पता होगा इस चीज़ का। और यदि नहीं सीखा है तो हम अभी आने वाले वीडियो में इस चीज़ को भी एक बार ट्रांसलेशन भी सीखेंगे। फिर लगाया हिम, यहाँ देखें बी सब्जेक्ट है और रिस्पेक्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आना है, आगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस किस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में। तो हिम का क्या हो जाता है, ही। और बी को हम कहाँ लेके जाते हैं, बाय के उस पार, तो हम यहाँ सब्जेक्ट से कहाँ जाएंगे, ऑब्जेक्ट में, तो बी का क्या हो जाएगा, अस। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है आपको कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट को यहाँ लेके जाते हैं और ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके जाते हैं। इज दैट क्लियर। ही के अनुसार क्या लगता है, इज। और रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिस्पेक्टेड और बाय। यहाँ था बी रिस्पेक्ट हिम, हम उसका आदर करते हैं। ही इज़ रिस्पेक्टेड बाय अस, उसका हम आदर करते हैं। अंतर समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी डज़ नॉट हेल्प मी, ये सेंटेंस मैंने नेगेटिव लिया है, तो इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस उसमें प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा होगा कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो डू डज के साथ में नॉट लगता है, तो हमें नहीं घबराना है, क्योंकि जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग कर देंगे। सी डज़ नॉट हेल्प मी, यहाँ पर सी क्या है, सब्जेक्ट है, डज इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है इसमें, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जाना है, आगे, तो क्या हो गया, मी का आई, और सी को हम आगे ले गए तो क्या हो गया, हर। आई के अनुसार क्या लगेगा, एम। और इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब जो इज़ार एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब ही है, या हम ऑक्सिलरी वर्ब कर रहे हैं इसको। इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड बाय हर। शी डज़ नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं करती है, जबकि आई एम नॉट हेल्प बाय हर, मेरी वह सहायता नहीं करती है। ये समझ में आया, आई एम नॉट हेल्प बाय हर, मेरी वह सहायता नहीं करती है। दूसरी प्रकार दूसरा दे रखा है, आई डू नॉट लाइक यू, एक्टिव में सेंटेंस दे रखा था, आई डू नॉट लाइक यू। यहाँ पर हमने आई को, फिर हम यू को हम सबसे पहले लेंगे, तो यू क्या है कि यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में एक ही होता है, तो यू का यू रख दिया। और आई को हम ले गए तो क्या हो गया, मी। और यू के हिसाब से क्या लगता है, आर। आर के बाद नॉट, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड और बाय मी। तो इसमें था आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, या यू आर नॉट लाइक्ड बाय मी, तुम्हें मैं पसंद नहीं करता हूँ। फिर दूसरा सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सी गिव्स मी अ बुक, एक्टिव सेंटेंस है। शी माने शी सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, यहाँ मी दिया है, एक बुक दे रखा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस लग रहा होगा विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ आपको दो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, मी और अब बुक दिखाई दे रहा है।
यदि ऐसी स्थिति बनती है तो हम सबसे पहले इसको हम दो प्रकार से भी बना सकते हैं, या हम पहले प्राथमिकता हम यदि प्रोनाउन का कोई सेक्शन है तो हम उसको पहले प्राथमिकता देते हैं। तो हमने क्या किया, मी को हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट मानते हुए हमने इसको आगे रखा, आई बनाया, और आई के हिसाब से क्या लगा, एम। गिव्स का क्या हो जाएगा, गिवन। और गिवन के बाद में हमने जो अ बुक है उसको अदर वर्ड्स मानते हुए हमने उसको इसी के वर्ब के बाद में रख दिया, गिवन और अ बुक बाय हर। तो हम यहाँ सेंटेंस क्या बना, आई एम गिवन अ बुक बाय हर। यहाँ सी गिव्स मी अ बुक का मतलब था कि वह मुझे किताब देती है, और आई एम गिवन अ बुक बाय हर, मुझे वह किताब देती है। समझ में आया। यहाँ सी गिव्स मी अ बुक मतलब वह मुझे किताब देती है, यहाँ पे जोर किसका है, वह पे, जबकि यहाँ पर है आई एम गिवन अ बुक बाय हर, मुझे वह किताब देती है। दैट क्लियर। इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं। तो हम यदि अ बुक को हम यदि ऑब्जेक्ट मान लें तो हम एज इट इज़ इसको ये ले लेंगे, आगे सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, गिव का क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, और फिर हमने इसमें मी को यहाँ मानेंगे अदर वर्ड्स के तौर पर, तो हम इसको मी का मी रखेंगे, और शी को हम आगे ले जाएंगे बाय हर। अब सी गिव्स मी अ बुक, वह मुझे किताब देती है, और यहाँ अ बुक इज़ गिवन मी बाय हर का मतलब है किताब वह मुझे देती है। यह अर्थ समझ में आया। अब हम अगले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट को समझेंगे। धन्यवाद।